इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। और यह है वीडियो नंबर 4 इस चैप्टर का। इसके पहले 3 वीडियोस की हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। उन फैक्टर्स के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जिनकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाया है। देखिए, इसके पहले के वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा वहां पर हमने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक था हमारा ग्लोबलाइजेशन, कि आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हमने वहां पर देखा था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है जिस रूप में आज हम देख रहे हैं इस दुनिया में, उस रूप में आने पाया, उस रूप में वो पहुंचा है। तो देखिए, फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर है और वो है टेक्नोलॉजी। तो देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट है पिछले 40 से 50 सालों में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें आज के टेक्नोलॉजी को और पिछले 50 साल के टेक्नोलॉजी को, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हुई है, काफ़ी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जो टेक्नोलॉजी का जो रैपिड इम्प्रूवमेंट हुआ है उसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड उसमें बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, जो 50 साल में बहुत तरीके के जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, उसके वजह से जो गुड्स हैं उनका जो डिलीवरी है वो अब फास्टर होता है, बहुत ही जल्दी होता है। और इसके साथ ही लंबे दूरी तक जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हुआ है। यानी पहले अगर मान लीजिए 100 रुपये में ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो अब ये आसानी से 30 रुपये, 20 रुपये, इस रुपये इतने में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें देखिए, हमने जैसे देखा था कि जो एमएनसीज होते हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं, उनका मेन मुद्दा क्या होता है? मेन मुद्दा होता है प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बेहतर होने की वजह से जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का वो काफ़ी कम हो गया है। और यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मल्टीनेशनल कंपनीज इस बात की वजह से अब आसानी से जो फैक्ट्रीज़ है वो दूसरे कंट्रीज़ में बैठा सकती हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गया है। और इस यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कंटेनर्स का। तो देखिए, कंटेनर्स जो हैं उनके आने की वजह से, उनका ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ की वजह से एक तरीके का हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा चेंज आया है। तो देखिए, कंटेनर्स की वजह से जो गुड्स हैं उनको आप शिप पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रेलवे से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेन्स के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रक्स के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंटेनर्स हैं उनको आप कहीं भी इन सभी जगहों पर एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए, कंटेनर्स के आने की वजह से जो पोस्ट हैंडलिंग कॉस्ट है या फिर पोर्ट हैंडलिंग टाइम है, उसकी वजह उसमें काफ़ी कमी आई है। तो पोर्ट क्या है ये तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर इमेज आपको दिया गया है पोर्ट का, जहाँ बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर जो इंपोर्ट्स आते हैं, दूसरे देशों से सामान आते हैं, उतरते हैं, और जहाँ से सामान दूसरे देशों के लिए निकलते हैं। तो इन पोर्ट्स में जो हैंडलिंग का खर्च है वो काफ़ी कम हुआ है कंटेनर्स की आने की वजह से, और इसके साथ ही स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट का, जिसने ग्लोबलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मेरा मतलब है नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो इम्प्रूवमेंट है, नेक्स्ट जो फैक्टर है, और वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट। तो देखिए, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में, उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है एक देश से दूसरे देश के बीच वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और इसकी वजह से भी जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड हुआ है। अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें, जो टेक्नोलॉजी है टेलीकम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर्स में या फिर इंटरनेट में, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपका टेलीग्राफ हो गए, टेलीफोन हो गए, फोन्स, फैक्स, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये इनको एक तरीके से हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर कांटेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। तो इन चीज़ों की आने की वजह से तो अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका कांटेक्ट दूसरे देश से नहीं है। तो अगर अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसी प्रोडक्ट का कोई हिस्सा अगर चाइना में बन रहा है, तो ये दोनों आपस में आसानी से यहाँ पर रहने वाले लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर और कोई इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो तुरंत ही 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में ये चीज़ आसानी से डिस्कशन करके कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो भी हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। और
इसके साथ ही तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से अब लोग जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक जगह दूसरी जगह पर रह कर भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे देशों में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, यूएसए में, और वो चाइना में अपने प्रोडक्ट को बनवा रही है, तो वो चाइना के जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है या फिर उसकी जो फैक्ट्री है उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, उनको अगर वो कंट्रोल करना चाहे तो वो आसानी से कंट्रोल कर सकती है और तुरंत ही कुछ मिनटों में वो निगाह रख सकती है। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि जो कंप्यूटर्स हैं वो लगभग अब सभी फील्डों में घुस चुके हैं, लगभग सभी काम आजकल कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो इंटरनेट का वर्ल्ड है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं या फिर पा सकते हैं, वो इंटरनेट की वजह से हम आसानी से अब ईमेल भेज सकते हैं, वॉइस मेल भेज सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और वो भी नेग्लिजिबल कॉस्ट पर। यानी कि उसका जो खर्चा है वो भी अब बिल्कुल ही कम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ आ जाती है? कॉस्ट। और एमएनसी का मेन मुद्दा क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट की वजह से भी जो कंपनीज है वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हैं, इन चीज़ों को एक तरीके से अपने मेन मुद्दा में ला रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। तो मुझे लगता है कि आपको इसको खुद ही कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेट्स वर्क दिस आउट दिया गया है, इसको पढ़ के आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का, और वो है लिबरलाइजेशन। तो देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इस चीज़ को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक एग्जाम्पल पढ़ा था चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया का, कि जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो इंडिया में वो पहुंच गए, सस्ते दामों पर बेच रहे थे और लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अब चाइनीज़ टॉयज़ को खरीदने लगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूँ। कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि जो टॉयज़ हैं अगर आप उनको दूसरे देशों से मंगाते हैं या फिर इम्पोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसा कंडीशन में जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे कि जो यहाँ पर चाइनीज़ टॉयज़ को इंपोर्ट किया जा रहा है, उनका जो प्राइस है वो अब बढ़ जाएगा और जो कस्टमर्स हैं उनको अब ज़्यादा पैसे देने होंगे टैक्स की वजह से, और ये जो पैसे हैं ये लिया जाएगा आपको इंपोर्टेड टॉयज़ के ऊपर बायर्स से। तो इस वजह से जो चाइनीज़ टॉयज़ पहले सस्ते हुआ करते थे इंडियन मार्केट में और चाइना से इंपोर्ट होकर ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर बिके करते थे सस्ते दामों पर, वो अब सस्ते दामों पर नहीं बिक पाएंगे, और इस वजह से जो इंडियन टॉय मेकर हैं वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, क्योंकि उनका जो प्राइस है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के प्राइस के लगभग बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है ट्रेड बैरियर। तो देखिए, जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं उसे एक तरीके का ट्रेड बैरियर कहा जाता है। तो ट्रेड बैरियर क्या होता है? तो देखिए, ये एक तरीके का बैरियर होता है जिसको सरकार द्वारा लगाया जाता है ताकि जो एक तरीके से इंपोर्ट है इसको रोका जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। और जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाइना की हो या किसी देश की हो, वो ट्रेड बैरियर्स को यूज़ करती हैं जो फॉरेन ट्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि या तो बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, या हम कह सकते हैं रेगुलेट करने के लिए, और ये डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके के जो गुड्स हैं और कितनी मात्रा में वो किसी एक खास कंट्री में आने चाहिए या फिर नहीं आने चाहिए। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंस के बाद उसने बहुत बड़ी संख्या में बैरियर्स को लगा रखा था फॉरेन ट्रेड के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसको एक तरीके से इम्पॉर्टेंट उस समय समझा जा रहा था। उसका रीज़न ये था कि देखिए, उस समय जो कंट्री थी, उस समय में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो तुरंत ही बूम हो रही थी, वो नई नई आई थी, और वो अगर एक तरीके से कंपटीशन करने जाती दूसरे देशों के फैक्ट्रीज से या फिर कंपनीज से, तो वो कंपटीशन नहीं करने पाती। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी वो उस समय में सिर्फ आ ही रही थी 1950 में, 1960 में। तो और इसकी वजह से जो कंपटीशन था इंपोर्ट से अगर वो करने लगती, जैसा कि हमने चाइनीज़ टॉयज़ के एग्जांपल में देखा, तो वो सर्वाइव नहीं करने पाती और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ थे वो एक तरीके से ख़त्म होने लगते। तो इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स थे, जैसे कि आपके मशीनरी हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, इनको ही सिर्फ इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी। इसके अलावा और जो सभी चीज़ें थी उनको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता था। और
यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, शुरुआती दिनों में जब वो डेवलप हो रहे थे तो उस समय में उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक तरीके का प्रोडक्शन प्रोवाइड किया था। उसमें उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए थे। तो देखिए, अगर आप इंडिया की बात करें और चाइना की बात करें, जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये अभी भी ट्रेड बैरियर्स को लगाते हैं ताकि वहाँ के जो लोकल कंपनीज़ हैं या फिर लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक तरीके से मदद मिल सके। तो देखिए 1991, तो अगर आपको पता है तो ये पता होगा कि 1991 में क्या हुआ था। 1991 में इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे या फिर ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे, उसको उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने डिसाइड किया कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, उनको अब समय आ चुका है कि वो ग्लोब के जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ वो जाकर कम्पीट करें। और सरकार का ये मानना था कि जो कंपटीशन है उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगा कंट्री में, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये जो डिसीजन था, ये बहुत ही ज़्यादा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके द्वारा सपोर्ट किया गया था। तो इस वजह से जो बैरियर्स हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक बहुत बड़े हद तक हटा लिया गया था इस 1991 के रिफॉर्म में। तो इस ट्रेड बैरियर के हटने का मतलब ये हुआ कि चीज़ों को अब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है फॉरेन कंपनीज़ के साथ फॉरेन में, और या फिर फॉरेन कंपनीज जो थी वो अब इंडिया में ऑफिसेज या फिर फैक्ट्रीज़ को स्थापित कर सकती थी। तो देखिए, बैरियर्स को रिमूव करना, जिन ट्रेड बैरियर्स की हमने बात की, उसको रिमूव करने या फिर रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन की ट्रेड में जो लिबरलाइजेशन होता है या फिर बिजनेस में जो लिबरलाइजेशन होता है, इसको एक तरीके से लागू किया जाता है ताकि जो एक तरीके से कंपनीज़ को या फिर मैन्युफैक्चरर्स को ये अलाउ किया जा सके कि वो जिन चीज़ों को चाहे वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को चाहे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शंस को कम कर देती है लोगों के ऊपर पहले के मुकाबले। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो देश है या फिर जो इकोनॉमी है वो अब ज़्यादा लिबरल हो जाती है। इसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तब तक के लिए गुड बाय।